बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नेमत है। मैं यतीम भी हूँ और मस्कीन भी। मेरी माँ मुझे पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई। मैं 7 साल का था जब अब्बू को हार्ट अटैक हुआ और वो भी मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अब्बू के दुनिया से जाने के बाद चचा ने मेरे सर पर हाथ रखा और अपने घर ले आए और यूं मैं चचा की कफालत में आ गया। मेरे चचा का नाम कमालुद्दीन है। वो खेती बाड़ी करते हैं। घर में मवेशी रखे हुए हैं, मुर्गियां पाल रखी हैं। चचा की आमदनी का यही जरिया है। मैं खेती बाड़ी में चचा का हाथ बटाता हूँ, लेकिन साथ ही मुझे तालीम हासिल करने का भी शौक है। मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे गांव में लड़कों का मैट्रिक तक स्कूल है। मैंने गांव के सरकारी स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास किया। चचा ने कहा कि अब आगे पढ़कर क्या करोगे? खेती बाड़ी करो, आगे भी तो यही करना है। मगर मैंने चचा से कहा, चचा जान, कुछ ना भी करना हो तब भी मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। चचा ने कहा, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। तुमने पढ़ना है, कौन सा मैंने पढ़ना है। मैंने प्राइवेट एफएससी का दाखला भेज दिया। इरादा यही था कि घर पर ही पढ़कर प्राइवेट इम्तहान दे दूंगा। मेरा दाखला हो गया, किताबें भी आ गईं। अब मैं खेती बाड़ी के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखे हुए था। पढ़ने लिखने का शौक ही बहुत था। पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता था। खेती बाड़ी के अलावा भी कुछ करना चाहता था। चचा के 4 बच्चे थे। बड़ी बेटी फसाना मुझसे 1 साल छोटी थी। मैट्रिक कर रही थी। एक नंबर की जज्बाती और लड़ाका। तौबा तौबा, नाम तो फसाना था ही, मगर छोटी छोटी बातों को फसाना कैसे बनाना है, उससे इस पर खास महारत हासिल थी। फसाना से छोटे 2 बेटे थे और सबसे छोटी एक और बेटी थी। चचा की सबसे अच्छी ये बात थी कि वो बहुत समझदार आदमी थे। गांव में मैट्रिक तक स्कूल था। लड़कों और लड़कियों का वो मैट्रिक तक तालीम को बहुत ज़रूरी समझते थे। चची के साथ इंतहाई शफकत का रवैया रखते थे। सब बच्चों के साथ एक जैसा सलूक करते थे। चचा कहा करते थे, ये सब उन्होंने मेरे अब्बू से सीखा है। मेरे अब्बू कहा करते थे कि अगर इंसाफ करना है तो सबसे पहले अपने घर बीवी बच्चों के साथ इंसाफ शुरू करो। और उनके मुताबिक जब से उन्होंने अब्बू का ये उसूल अपने घर पर लागू किया है, जिंदगी और ज़मीर दोनों पुरसुकून हैं। मैंने खेत में स्प्रे का काम खत्म किया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मुझे फसाना मिल गई। वो स्कूल से अपनी सहेलियों के साथ घर वापस आ रही थी। मुझे देखते ही रुक गई। उसकी सहेलियां उसे हाथ हिलाती चली गईं और फसाना मेरे साथ चल पड़ी। मैंने कहा, फसाना तुम अपनी सहेलियों के साथ घर जा रही थी तो चली जाती। उन्हें खुदा हाफिज कहने की क्या जरूरत थी? बस तो फिर फुलझड़ी शुरू हो गई। कहने लगी, क्यों आपके साथ घर चली जाऊंगी तो क्या आपको करंट लग जाएगा, या मेरे आपके साथ चलने से आपकी शान में कमी हो जाएगी? हाँ हाँ, याद आया। आप जनाब तो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन के साथ करके एफएससी में दाखला ले चुके हैं। बहुत पढ़ाकू हैं। हाँ भाई, आपका मुकाबला कौन कर सकता है? मुझे तो सारा दिन बाबा आपकी मिसालें देते रहते हैं। फसाना, वो देखो, नेमत को देखो, कितने अच्छे नंबर लिए हैं उसने। नेमत से ही कुछ सीख लो। उफ अल्लाह, मतलब अब हर चीज मुझे आपसे सीखनी पड़ेगी। मैं उसका फसाना सुनकर मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। वो खामोश हो चुकी थी। शायद बोल बोल के थक गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ अफसाना, तुम चुप हो गई हो? उसने गुस्से से मुझे देखा और बोली, मुझे गुस्सा ना दिलाएं। मुझे बहुत प्यास लगी है, वरना अम्मा से जाकर आपकी शिकायत करूंगी और बाबा से डांट पड़वाऊंगी। मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, अच्छा भाई, तुम जीती मैं हारा, तुम सच्ची मैं झूठा। बस अब गुस्सा थूक दो, वरना और ज्यादा प्यास लग जाएगी। फसाना ने मेरी तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई। मैंने कहा, चलो शुक्र है तुम्हारा गुस्सा कम हुआ। हम बातें करते घर पहुंच गए। हम घर के अंदर दाखिल हुए। चची ने हमें देखते ही कहा, अरे तुम दोनों इकट्ठे आ रहे हो? मैंने कहा, चची जान, मैंने तो आपकी बिल्ली से कहा था कि वो अपनी सहेलियों के साथ ही घर चली जाए, मगर आपकी बिल्ली मुझे ही पंजे मारने लगी। फसाना ने यह सुनते ही अपना बैग चारपाई पर पटका और बोली, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, और पांव पटकती कमरे में चली गई। चची ने कहा, अरे देखो तो फसाना, नेमत तेरे बड़े भाई जैसा है। फसाना कमरे के अंदर ही चिल्लाई, भाई तो नहीं है ना, नेमत मेरा दुश्मन है। फसाना की ये बात सुनकर मैं कहका लगाकर हंस पड़ा। चची चिल्लाई, खबरदार बदतमीज लड़की, तेरे अब्बू ने सुना तो क्या कहेंगे? मैंने कहा, बस करें चची जान, छोटा सा दिल है हमारी फसाना का, कहीं रोने ही न लग जाए।
शाम का वक्त था। मेरी आदत थी मैं असर की नमाज के बाद खेतों में चला जाता और वहां बैठकर पढ़ाई करता था। शाम के वक्त असर और मगरिब के दरमियान खेत में बहुत अच्छा समा होता, बड़ा पुरसुकून होता। उस वक्त मुझे इतने सुकून में बैठकर पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। मैं अपनी पढ़ाई में मगन था कि इतने में मेरा दोस्त काशिफ आ गया और मेरे पास आकर बैठा और बोला, सुना नेमत, कैसी जा रही है पढ़ाई? मैंने कहा, बहुत अच्छी, मगर तू बड़ा उदास लग रहा है। काशिफ ने कहा, बस यार, तुझे इल्म तो है, फिर पूछने की जरूरत। काशिफ की अगले हफ्ते अपनी कजन के साथ शादी हो रही थी और वो इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। बात यह नहीं थी कि काशिफ अपनी कजन के साथ शादी करना नहीं चाहता था, बल्कि बात यह थी कि वो एक बहुत ज़हीन लड़का था, मेरी तरह आगे पढ़ने का ख्वाहिशमंद था, मगर उसकी माँ ज़बरदस्ती उसकी शादी अपनी भांजी से कराने पर बजिद थी। उनका जानवरों का बहुत बड़ा बाड़ा है। माँ ने कहा कि आगे पढ़कर करना क्या है, खेती बाड़ी करनी है, जानवर संभालने हैं, शादी करो और घर बसाओ। माँ ने दो टोक जवाब दिया तो काशिफ का दिल टूट गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी। काशिफ बिल्कुल बुझा सा था। मैंने काशिफ के कंधे पर थपथपाया और बोला, यार तू उदास ना हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। वो गुस्से में आ गया और बोला, यार क्या ठीक हो जाएगा, मेरी कौन सी शादी की उम्र निकली जा रही है। मैं शहर जाता, कॉलेज में पढ़ता, मेरे कितने अच्छे नंबर आए थे, बआसानी मुझे दाखला भी मिल रहा था, मगर अम्मी ने नहीं मानना था, वो ना मानी। मैंने कहा, काशिफ तू दिल छोटा ना कर, प्राइवेट इम्तहान दे दे जैसे मैं दे रहा हूं। वो बोला, चल छोड़ यार, मैंने नहीं देना प्राइवेट इम्तहान, मेरी ख्वाहिश कॉलेज में रेगुलर पढ़ने की थी, जिससे मेरी अम्मी ने मेरी शादी की फुलझड़ी से जला दिया। मैंने काशिफ का हाथ पकड़ लिया और बोला, काशिफ मेरे भाई, तू बहुत ज्यादा ही सोच रहा है। तेरी कजन रेहाना बहुत अच्छी लड़की है, तू उसके साथ बहुत खुश रहेगा। काशिफ मेरी बात सुनकर उठ खड़ा हुआ और बोला, ये तो वक्त ही बताएगा। ये कहकर वो चल पड़ा। मैंने कहा, काशिफ तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोला, आजकल हर वो शख्स मुझे बुरा लगता है जो नसीहतें देता है। उसकी बात सुनकर मैं खड़ा हो गया। वो चला जा रहा था। मैंने कहा, देखो काशिफ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम कोई भी जज्बाती फैसला मत करना। मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। काशिफ ने कोई जवाब न दिया और वो चला गया। मुझे उसे देखकर दुख हो रहा था। उसकी शादी हो रही थी, उसकी जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस खुशी का मातम कर रहा हो। मैं वापस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। काशिफ मेरा बचपन का दोस्त था। मैंने आज से पहले कभी उसे इस कदर उदास नहीं देखा था। वो तो बहुत जिंदा दिल लड़का था। न जाने अपनी शादी को लेकर वो क्यों इतना सोच रहा था। वो शादी के बाद भी तो अपनी तालीम जारी रख सकता था, मगर शायद उसे ऐसा लगता था कि शादी की जिम्मेदारियां पड़ने के बाद वो अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई वजह न थी। मैं अपनी किताबें समेटने लगा। मैं अपने दोस्त को इस हालत में नहीं देख सकता था। दिल में ख्याल आया, काशिफ के वालिद साहब के पास जाता हूँ, उनसे काशिफ के बारे में बात करता हूँ। इतने में फसाना पहुंच गई। कहने लगी, नेमत आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, नेमत नहीं, नेमत भाई। वो मेरे पास बैठ गई और बोली, मेरी और आपकी उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क है। मुझे तो आपको आप कहने के लिए भी दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है कि मैं कहूँ, नेमत तुम कहाँ जा रहे हो। ये मेरी तहजीब है कि मैं आपके सिर्फ 1 साल बड़ा होने का इतना अदब और लिहाज करती हूँ। मैं फसाना के इस फलसफे को सुनकर मुस्कुरा दिया और अपनी किताबें समेटते हुए बोला, आपकी जर्रा नवाजी है मिस फसाना। वो मेरे पास ही बैठ गई और बोली, वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? मैंने कहा, मेरा दोस्त काशिफ अपनी शादी की वजह से बहुत परेशान है, इसी सिलसिले में चचा सादिक से मिलने जा रहा हूँ। फसाना बोली, चचा सादिक से मिलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके घर में सिर्फ काशिफ भाई की अम्मी की चलती है। आप खुद बताएं, घर के कितने फैसले हैं जो चचा सादिक खुद करते हैं। मैंने कहा, मैं अपने दोस्त को अकेला तो नहीं छोड़ सकता। मैं चल पड़ा। चंद कदम आगे गया हूँगा कि पीछे से फसाना ने आवाज लगाई, आप अपनी डायरी छोड़े जा रहे हैं। मैंने पलट कर देखा और ऊंची आवाज में बोला, ओह चलो तुम अपने साथ घर ले जाना, मैं घर आकर ले लूंगा। फसाना ने मेरी डायरी खोली और पढ़ने लगी। मुझे शेर व शायरी का शौक था। मैं अपनी डायरी में बस वही लिखता रहता था, मगर मुझे इल्म नहीं था कि फसाना को भी शेर व शायरी में दिलचस्पी है। वो काफ़ी देर मेरी शायरी पढ़ती रही और उससे महजूज होती रही। उसका इल्म
मुझे तब हुआ जब मैं शाम मगरिब की नमाज के बाद घर पहुंचा। चचा और बच्चे घर पर नहीं थे। मैंने चची को सलाम किया और पूछा, चची जान कहाँ हैं? सब बड़ी खामोशी है। चची ने कहा, तुम्हारे चचा बच्चों को लेकर बाहर गए हैं, उन्हें चीज दिलाने के लिए, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। फसाना अपने कमरे में है, तुम्हें भूख लगी है तो खाना दूं? मैंने कहा, नहीं चची, कुछ खास भूख नहीं है, चचा जान आ जाएंगे, फिर सब इकट्ठे खाएंगे। चची ने कहा, अच्छा ठीक है। ये कहकर चची बाहर की तरफ चल पड़ी। मैंने देखा तो बोला, चची जान आप कहाँ चल पड़ी? वो बोली, बेटा जरूरी काम से पड़ोस में जा रही हूँ, 5 मिनट तक आ जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। मैंने कहा, ठीक है चची जान। चची चली गई। मैं अपने कमरे में आ गया। मेरे कमरे के साथ चचा जान का कमरा था। उनके और मेरे कमरे के दरमियान भी एक दरवाज़ा था। मैं अपने बिस्तर पर बैठा ही था कि मुझे साथ वाले कमरे से ऊंची आवाज़ में शायरी पढ़ने की आवाज़ आई। ये तो मेरी शायरी थी और फसाना ऊंची आवाज़ में बड़े शायराना अंदाज में पढ़ रही थी। मैंने झांक कर साथ वाले कमरे में देखा, फसाना चचा जान के बिस्तर पर लेटी लहक लहक कर शायराना अंदाज में मेरी डायरी हाथ में पकड़े पढ़ रही थी। मैं वहीं अपने कमरे की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए सुनने लगा। गुजर गए हैं तमाम मौसम तुझे याद किए बगैर, मैं तो जिंदा हूं कब से जाना तुझे याद किए बगैर। कितने सावन गए हैं बीत कोई तमन्ना किए बगैर। एक अरसा गुजर चुका है हमारी मोहब्बतों के, ये उससे हो न सका पूछे वो मुझसे हाल मेरा। कितनी पुररौनक है उसकी दुनिया मेरी राह तके बगैर। न मैंने उसकी तमन्ना की ना ही वो आया, न मैंने उसकी तमन्ना की न वो आया, जो उसकी याद भी आई तो किसी आस के बगैर। मेरे ख्याल में तन्हाई फिर क्यों फैल गई, मेरे ख्याल में तन्हाई फिर क्यों फैल गई। कितने आंसू थे जो मिल गए हैं तमन्ना किए बगैर। गुजर गए हैं तमाम मौसम तुझे याद किए बगैर, मैं तो जिंदा हूं कब से जाना तुझे याद किए बगैर। शायरी खत्म हुई। मैं फसाना की तरफ मुड़ा। वो उठकर बैठ गई। मैंने ताली बजाई और बोला, वाह अफसाना, मैंने इतना अच्छा लिखा नहीं है जितना अच्छा तुमने इसे पढ़ा है। फसाना ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। आज मुझे उसकी ये खामोशी बहुत हैरान कर गई। फसाना खामोश रहे ये हो नहीं सकता। उसी लम्हे बाहर का दरवाजा खुला, चचा बच्चों के साथ अंदर दाखिल हुए। चलो बच्चों अंदर चलो, शाबाश, लेकिन ये चीज ले जाकर अंदर रख दो, पहले खाना खाना है उसके बाद ये चीज खानी है। इतने में चची भी आ गई। चची ने फसाना को पुकारा, फसाना किधर है तू? दस्तरख्वान लगा, मैं खाना निकालती हूँ। 2 हफ्ते बाद मेरे दोस्त काशिफ की शादी थी। बजाय खुश होने के वो उदास था। हम दुल्हन को रुखसत करके घर ले आए। तमाम मेहमान चले गए थे। काशिफ ने चेंज किया और घर से बाहर लगे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। मैं काशिफ के पास गया और बोला, काशिफ मेरे दोस्त, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इस तरह तो लड़कियां खफा होती हैं। देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं जानता हूं तुम बहुत आज़ाद ख्याल हो और इतनी जल्दी शादी के बंधन में बंध जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। लेकिन मेरे भाई, मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि तुम ज्यादा ना सोचो। अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो। तुम शादीशुदा लाइफ में भी सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो। लेकिन अगर तुम इसी तरह मुसलसल स्ट्रेस में रहे तो शादीशुदा जिंदगी तो दांव पर लगा ही दोगे, मगर और भी कुछ नहीं कर पाओगे। काशिफ ने कहा, नेमत शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, हाँ मेरे दोस्त, तुम शादी को बोझ मत समझो। देखना, हमारी भाभी सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, वो तुम्हारी कजन भी है। जो तुम भी करना चाहोगे वो तुम्हारा साथ देगी। इतने में सादिक चचा बाहर आ गए और हमारे पास पहुंचे और बोले, तो फिर दोनों दोस्तों की बातें खत्म हो गईं? मैंने कहा, जी चचा, खत्म हो गई। सादिक चचा ने काशिफ के कंधे पर थपथपाया और बोले, काशिफ बेटा, तुम मेरे सबसे लायक बेटे हो। असल में तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है, मगर वो तुम्हारी माँ है बेटा, उसका दर्जा बहुत बुलंद है। मेरे बेटे, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता,
इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम आगे पढ़ोगे, और चूंकि तुम कॉलेज में रेगुलर पढ़ना चाहते हो, इसलिए मैंने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में तुम्हारे दाखिले की बात कर ली है। और प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम अपनी असनाद लेकर वहां पहुंचो, तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। मैं और काशिफ तो सादिक चचा का मुंह देख रहे थे। काशिफ ने सादिक चचा का हाथ पकड़ लिया और बोला, अब्बू क्या आप सच कह रहे हैं? सादिक चचा बोले, बिल्कुल, मेरे बेटे के इतने अच्छे नंबर हैं, उसे कहीं भी दाखिला मिल जाएगा। ये सुनकर काशिफ अपने अब्बू के गले लग गया। सादिक चचा ने हंसते हुए बेटे को गले लगाया और बोले, मेरा प्यारा बेटा, अब उदास नहीं होना। काशिफ ने कहा, अब्बू आप बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा, मेरे दोस्त तुम्हारा मसला तो हल हो गया, अब मुझे इजाज़त दो, मगर शहर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। मैंने काशिफ को गले लगाया और घर की तरफ चल पड़ा। शुक्र है मेरे दोस्त का मसला भी आखिरकार हल हुआ। तालीम के साथ काशिफ की मोहब्बत और लगन को देखते हुए मैं ये कह सकता था कि वो ज़रूर एक दिन कोई बड़ा काम करेगा। मैं घर पहुंचा। घर वाले मुझसे पहले ही शादी से लौट चुके थे। मैं अपने कमरे में गया तो चचा और चची के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें बड़ी मध्यम थी। मुझे थोड़ी तशवीश हुई कि खैरियत है कि इतनी गौर व फिक्र से डिस्कशन हो रही है। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, फसाना के अब्बू, मेरा तो ख्याल है ये रिश्ता फसाना के लिए बेहतर रहेगा, आपका क्या ख्याल है? चचा कहने लगे, हाँ रिश्ता तो ठीक है, मगर मेरी एक राय है। मैं चाहता हूं कि फसाना की शादी 2 से 3 साल बाद कर दूं, अभी वो कम उम्र है। चची ने कहा, जैसे आपकी मर्जी, मगर ये सलाह है कि मंगनी कर देने में कोई हर्ज नहीं। चचा ने कहा, हाँ फसाना से पूछना भी तो चाहिए, तुम एक बार फसाना से उसकी मर्जी तो पूछ लो। चची ने कहा, आप भी ना, अब क्या बेटियों से भी उनकी मर्जी पूछेंगे? चचा कहने लगे, उससे पूछना ही तो जरूरी है। चची ने कहा, अच्छा भाई, जो दिल करता है करें, और अब सो जाएं, बहुत देर हो गई है। ये कहकर चची कमरे से चली गई और चचा जान बिस्तर पर लेट गए। मुझे चचा के इस अंदाज पर बहुत प्यार आया। यकीनन बेटी से उसकी मर्जी पूछना चचा की बहुत बड़ी खूबी थी। मैं भी थक चुका था। बिस्तर पर लेटा तो न जाने कब नींद आ गई, पता ही न चला। मेरा इकलौता दोस्त काशिफ भी चंद दिन बाद शहर चला गया। उसने कॉलेज के हॉस्टल में ही रिहाइश रख ली। मैं चूंकि चचा जान के साथ खेतों में भी काम करवाता था, घर के दूसरे कामों में भी हाथ बटाता था, इसलिए मैंने प्राइवेट पढ़ाई जारी रखना ही मुनासिब समझा। रेगुलर पढ़ने का तो मुझे भी बहुत शौक था, लेकिन बाबा के दुनिया से जाने के बाद चचा जान ने जितना मेरे लिए किया था, मैं मजीद उन पर बोझ नहीं डालना चाहता था। मैं सुबह सवेरे घर से निकला। चचा जान और मैंने मिलकर गंदम की फसल बोई थी। अब गंदम की फसल पर स्प्रे करना था। मैं स्प्रे लेकर घर से निकला। चची अभी नाश्ता बना रही थी। मैंने चची से कहा कि स्प्रे करके आऊंगा, फिर नाश्ता करूंगा। मैं खेत में पहुंचा और अपनी लिखी वही नज़म दोहराने लगा। गुजर गए हैं तमाम मौसम तुझे याद किए बगैर, मैं तो जिंदा हूं कब से जाना तुझे याद किए बगैर। पीछे से आवाज आई, जितनी कोशिश कर लें मेरी तरह नहीं पढ़ सकते। मैंने मुड़कर देखा, फसाना खड़ी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, फसाना तुम स्कूल अकेली जा रही हो, आज सहेलियां नहीं हैं? वो बोली, आज इत्तेफाक से मेरी दोनों सहेलियां छुट्टी पर हैं, इसलिए, मगर अब मैं बड़ी हो गई हूं, बच्ची नहीं रही। 10वीं के पेपर होने वाले हैं, अभी भी आप क्या मुझे बच्ची समझते हैं? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, मेरी इतनी जुर्रत कहाँ है। ये सुनकर फसाना मुस्कुराती हुई स्कूल की तरफ चल पड़ी। 2 माह बाद फसाना के पेपर होने वाले थे, इसीलिए वो भी आजकल जोरों शोर से पढ़ाई में मसरूफ थी। मैंने भी अपना काम शुरू किया और स्प्रे करने लगा। मैंने स्प्रे खत्म किया और अपना सामान इकट्ठा करने लगा और घर की तरफ चल पड़ा। इतने में किसी ने आवाज दी, बात सुने। मैंने मुड़कर देखा, एक बहुत खूबसूरत लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। उसने काले रंग का लिबास पहन रखा था और काले रंग की बड़ी चादर को बहुत अच्छी तरह ओढ़ रखा था। काले लिबास में उसका गोरा रंग बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अंधेरी रात में 14वीं का चांद आसमान पर चमक रहा हो। वो यहाँ की नहीं थी, मैंने पहली बार उसे देखा था। मैंने कहा, जी? वो बोली, मुसाफिर हूं, यहां से वापस जाना चाहती हूं, मगर कई दिन हो गए हैं यहीं भटक रही हूं, रास्ता बता सकते हो? मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा, जी यहां से बाहर जाने का रास्ता कौन सा मुश्किल है,
आपने शहर जाना है? यहाँ से आधे किलोमीटर के बाद जो सड़क शुरू होती है वो शुमाल की तरफ सीधा शहर की तरफ जाती है। वो मेरे करीब आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनसे कभी जाने को दिल ही नहीं करता। दिल करता है इंसान उन्हीं रास्तों में भटकता रहे। ये कहकर वो आगे बढ़ी। उसके उड़ते आंचल ने मेरे चेहरे को छुआ तो मेरे जिस्म में सनसनी फैल गई। आखिर ये पुरस्कार हसीना कौन थी? थोड़ी देर तो मैं उसे जाते हुए देखता रहा। जब वो नजरों से ओझल हो गई तो मैंने अपना सामान उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक असर की नमाज के बाद अपनी किताबें उठाए खेत की तरफ चल पड़ा। मैं खेत में पहुंचा, अपने मखसूस दरख्त के नीचे बैठ गया, किताबें खोली और पढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद मुझे पायल की छन छन की आवाज आई। मैंने हैरत से इधर उधर देखा मगर इर्द गिर्द कोई नहीं था। मैं फिर से पढ़ाई में मसरूफ हो गया कि उसी लम्हे किसी ने मेरे बाएं कान के पास चुटकी बजाई। मैंने मुड़कर देखा, मेरे पीछे वही अजनबी हसीना खड़ी थी। मैं उसे देखकर खड़ा हो गया। उसने अपनी शराबी आंखों से मुझे देखते हुए कहा, मुझे सारे रास्ते भूल गए हैं, सिर्फ तुम्हारे गांव का रास्ता याद रह गया है। मैंने कहा, ऐसा क्यों? वो बोली, नहीं मालूम, और अगर मालूम करने की कोशिश करती हूं तो तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। वो मेरे करीब आई। उसने अपनी चादर का पल्लू मेरे चेहरे पर डाल दिया। रेशमी चादर ढलक कर मेरे चेहरे से नीचे गिरी। वो मेरे आगे चल पड़ी और बोली, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, मगर एक चीज हमें जोड़ सकती है और वो है मोहब्बत। मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं रुक गया। अजनबी हसीना ने मुड़कर मुझे देखा मगर उसी लम्हे उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। वो 2 कदम मेरे करीब आई मगर फिर देखते ही देखते गायब हो गई। कोई मेरा हाथ जोर जोर से हिला रहा था। एकदम मुझे लगा जैसे मेरा सहर टूट गया हो। मेरे कानों से फसाना की आवाज टकराई, नेमत नेमत। वो मेरा हाथ जोर जोर से हिला रही थी। मैंने मुड़कर फसाना की तरफ देखा। वो मेरा बाजू हिलाते हुए बोली, आप बुत की तरह क्यों खड़े हैं? क्या हुआ है? मैंने अजनबी हसीना की तरफ देखा मगर अब वो वहां नहीं थी और मैं वहीं गिर पड़ा, बेहोश हो गया। मेरे कानों से आखिरी आवाज फसाना की टकराई थी, नेमत नेमत। मुझे होश आया। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे बेड के साथ 2 चारपाइयां रखी हुई थीं। उन पर चचा जान और फसाना बैठे हुए थे। उसी दौरान चची हाथ में छोटी ट्रे में एक प्याला लिए कमरे में दाखिल हुई। चचा मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, नेमत बेटा, अब कैसी तबीयत है? मैंने उठते हुए कहा, जी चचा जान, ठीक हूं। चचा ने मेरा तकिया बेड के साथ लगा दिया और बोले, बेटा अभी उठने की जरूरत नहीं है, तुम टेक लगा लो। चची ने कहा, लो जी, मैं अपने पुत्र के लिए यखनी लेकर आई और मेरे पुत्र को होश आ गया। चची ने चचा की तरफ ट्रे बढ़ाते हुए कहा, ये लें जी नेमत बेटा, कोई यखनी पिलाएं। चचा ने यखनी की ट्रे ली तो मैंने कहा, चचा जान लाएं, मुझे दे दें, मैं खुद पी लूंगा, अब इतना भी बीमार नहीं हूं मैं। यखनी पीने लगा। इतने में फसाना चारपाई से खड़ी हो गई और बोली, आपको क्या हुआ था? आप एक सिमत में ऐसे चल रहे थे कि जैसे होश में ही ना हो, और फटी फटी निगाहों से आप किसको ढूंढ रहे थे? मेरी आंखों के सामने अजनबी हसीना का चेहरा आया और मैं फसाना से नजरें चुरा गया। मैंने यखनी पीते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम फसाना, मुझे प्यास लगी थी, मैं तो बस ट्यूबवेल पर पानी पीने जा रहा था। शायद उस दौरान मेरा बीपी लो हो गया होगा, तभी मैं बेहोश हो गया। फसाना ने कहा, मगर जिस तरफ आप जा रहे थे उस तरफ तो ट्यूबवेल नहीं है, वो तो दूसरी तरफ है। मैं दोबारा नजरें चुरा गया और बोला, अच्छा फिर पता नहीं क्या हुआ। चचा बोले, अरे फसाना, अब ये तफ्तीश बंद करो, जो गुजर गया सो गुजर गया। शुक्र है तू उस वक्त खेत में पहुंच गई। चल शाबाश, जाके रोटियां बना, बहुत भूख लगी है। फसाना ने कहा, जी अब्बा जी। ये कहकर वो कमरे से चली गई। चची ने कहा, बेटा और यखनी लेनी हो तो बता देना, ठीक है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। उस दिन के बाद तो अक्सर मेरा सर भारी रहने लगा। मैं शाम के वक्त खेत में पढ़ाई करने जाता और मुझे नींद आ जाती। मैं वहीं दरख्त के नीचे सो जाता। अब तो फसाना भी बहुत बदली बदली नजर आ रही थी। उसका चहकना लहकना आजकल बिल्कुल खत्म हो गया था। मुझसे बात भी कम करती, खोई खोई सी रहती।
मैंने कई बार उससे वजह पूछना चाहा, मगर मेरी खुद की तबीयत ठीक न रहती थी। तबीयत में अजीब बोझलपन रहता। एक दिन बच्चे स्कूल गए हुए थे। छोटी बेटी को लेकर चची अपने मैके गई हुई थी। चचा भी घर पर नहीं थे। फसाना ने आज कॉलेज से छुट्टी की थी। वो अपने कमरे में खामोशी से लेटी हुई थी। मैं छत पर कबूतरों को दाना डाल रहा था कि इतने में फसाना छत पर आई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ फसाना? वो बोली, आपको क्या हुआ है? मैंने हैरत से कहा, मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। वो बोली, आपको लगता है आप ठीक हैं, मगर मुझे नहीं लगता। मैंने कहा, क्या बात है फसाना, तुम कहना क्या चाहती हो? वो बोली, आप आजकल कहाँ गुम रहते हैं? सबके दरमियान भी अकेले नजर आते हैं। शाम के वक्त खेत में पढ़ने जाते हैं और वहां जाकर दरख्त के नीचे सो जाते हैं। आपकी निगाहें खेत में किसे ढूंढती रहती हैं? वो कौन है जिसे देखकर आप मुस्कुराते रहते हैं? मैंने कहा, फसाना, क्या तुमने मुझ पर नजर रखी हुई है? वो बोली, हाँ रखी हुई है। मैंने कहा, क्यों रखी हुई है? क्या ये अच्छी बात है? वो गुस्से में आ चुकी थी। बोली, इसलिए नजर रखी हुई है कि मुझे आपकी फिक्र रहती है। अब आप ये मत पूछिएगा कि क्यों फिक्र रहती है, मुझे नहीं पता क्यों रहती है। मुझे बस ये इल्म है कि आप किसी और को देखकर मुस्कुराएं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूं आप सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराएं। समझ गए आप? मैं खामोशी से फसाना के चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। उसकी आंखों में पानी के कतरे तैर रहे थे, जो उसकी खूबसूरत आंखों से झलकने ही वाले थे कि वो भागती हुई नीचे चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। क्या फसाना को मालूम था कि वो क्या कुछ कह गई है? वो तो जा चुकी थी, मगर मैं बुत बना सीढ़ियों की तरफ देख रहा था जहां से वो नीचे गई थी, मगर अपना दिल यहीं छोड़ गई थी और मैं अपना दिल कहीं और छोड़ आया था। उस दिन के बाद तो हमारे बीच गहरी खामोशी छा गई। मेरी हालत दिन ब दिन बदल रही थी। मैं अपने अंदर होने वाली तब्दीली को खुद महसूस कर सकता था। अजनबी हसीना मेरे आसाब पर सवार थी। उसके आंचल का मेरे चेहरे को छूना, उसकी पाजेब की छन छन, उसका मेरे कानों के पास चुटकी बजाना, उसकी दिल चीरती नजरें, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था। मैं शाम के वक्त खेत में पहुंचा। मेरी नजरें उसे ही ढूंढ रही थी। मैंने कई दिन से उसे ना देखा था और अब ये हालत हो गई थी कि लगता था कि उसे नहीं देखूंगा तो जान निकल जाएगी। मेरे पीछे से आवाज आई, मैं तो रोज ही आती हूं। मैंने पलट कर देखा। वही अजनबी हसीना खड़ी थी। बोली, सिर्फ ये देख रही थी कि तुम मेरा कितना इंतजार करते हो। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी मोहब्बत ने तुम्हें फतह कर लिया है। मैं उसकी तरफ बढ़ा और बोला, कौन हो तुम? वो बोली, जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आ जाओ। ये कहकर वो चल पड़ी। किताबें मेरे हाथ से छूटकर वहीं गिर गईं। मैं उसके पीछे चल पड़ा। ना जाने वो कौन थी, कैसी कशिश थी जो मुझे उसके पीछे लिए जा रही थी। मैं होशो हवास खो बैठा था। बस इतना इल्म था कि मुझे उसके साथ जाना है, उसके पास जाना है। हमारी जमीनों से कुछ फासले पर रेलवे ट्रैक गुजरता था। मैंने महसूस किया था कि मैं तेज तेज कदम उठाते हुए उसके पीछे चल रहा हूं, मगर उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा। उसने रेलवे ट्रैक अबूर किया और खड़ी होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसके पीछे चला जा रहा था। मैं रेलवे लाइन के करीब पहुंच ही गया था कि इतने में जन से रेल गुजरी और किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा। ये फसाना थी। नेमत, आप पागल हो गए हैं? रेल के नीचे आकर मरना चाहते हैं? मैंने फसाना पर एक नजर डाली और फिर बेहोश हो गया। इस वाक़े के बाद चचा को बड़ी तशवीश हुई। उन्होंने ना सिर्फ डॉक्टर से मेरा चेकअप करवाया, बल्कि गांव के कारी साहब, जो दम वगैरह भी करते थे और तावीज़ भी लिखते थे, उन्हें भी घर बुलाकर मेरा रूहानी इलाज करने के लिए कहा। कारी साहब ने अपने रूहानी इल्म की बदौलत चचा से कहा, कमाल भतीजे को लेकर मगरिब के बाद मस्जिद में आ जाना। चचा ने कहा, क्या ज़रूरी है? कारी साहब ने कहा, हाँ ज़रूरी है। चचा मगरिब के वक्त मुझे मस्जिद लेकर गए। मगरिब की नमाज अदा करके कारी साहब ने हमें अपने हुजरे में बुला लिया। हम आमने सामने बैठ गए। चचा मेरे सामने बैठे हुए थे। कारी साहब ने कहा, नेमत, तुम किसके पीछे भागते रहते हो? मैंने सर झुकाकर कहा, कोई नहीं कारी साहब, कोई नहीं है। कारी साहब बोले, ऐसा नहीं है, कोई है, घबराओ नहीं, मुझे सच सच बताओ, हम कोई हल निकाल लेंगे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने फिर वही जवाब दिया। कारी साहब ने कहा, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, तुम चंद दिन के लिए खेत में पढ़ाई के लिए ना जाओ,
घर में पढ़ाई करो, अपने कमरे में। मैंने कहा, दरअसल शाम का मंजर खेतों में बड़ा सुहाना होता है, वहां बैठना अच्छा लगता है। खामोशी होती है तो पढ़ाई भी तवज्जो से कर पाता हूँ। कारी साहब ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन बेटा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ चंद दिन के लिए ना जाओ। मैंने कहा, ठीक है कारी साहब, जैसे आपको बेहतर लगे। कारी साहब ने तस्बीह के लिए कुछ आयतें बताईं और बाकायदगी से उनका विर्द करने के लिए कहा। हम कारी साहब के हुजरे से वापस घर आ गए, मगर जो ही शाम होती तो मेरा दिल बेचैन हो जाता। मुझे भी ये सब कुछ अजीब लग रहा था कि मेरे अंदर इतनी शिद्दत क्यों है। क्यों मैं शाम के वक्त खेत में उस दरख्त के नीचे खिंचा चला जाता हूं, और वो अजनबी हसीना कौन है जिसके पीछे मैं चलता चला जाता हूं। मैंने अपने कमरे में ही असर की नमाज अदा की और बिस्तर पर पढ़ने के लिए बैठ गया। किताबों में दिल लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर दिल था कि लग ही नहीं रहा था। इतने में चची चाय का कप लिए कमरे में आई। चची ने कहा, नेमत बेटा, दिल लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। दोनों बच्चे छत पर फसाना के पास बैठे पढ़ रहे हैं और छोटी भी ऊपर ही खेल रही है। मैंने कहा, मेरी प्यारी चची जान, आप मेरी फिक्र न करें। चची ने चाय का कप मेरे सामने टेबल पर रखा और कमरे से चली गई। मैं पढ़ाई करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मेरा घर और पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। न जाने मैंने कैसे खुद को खेत में जाने से रोक रखा था, ये मैं ही जानता था। तीसरे दिन दोपहर का वक्त था। मैं छत पर बैठा हुआ था, मुझे प्यास लगी। मैं छत से नीचे आया, फसाना के कमरे के सामने से गुजरा। कमरे के अंदर से आती आवाजें सुनकर मैं ठटक कर रुक गया और साथ वाले कमरे में चला गया। साथ वाले कमरे की खिड़की से कान लगाकर मैं चची और फसाना की बातें सुनने लगा। चची फसाना को उस रिश्ते के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी जो फसाना के लिए आया था, मगर फसाना राजी नहीं हो रही थी। इतने में बाहर का दरवाजा खुला और गैर मुतवक्के तौर पर चचा घर के अंदर दाखिल हुए। उस वक्त चचा जान घर आते तो नहीं थे, वो भी आज इत्तेफाक से घर आ गए थे। चचा सीधा फसाना के कमरे के पास आए, मगर कमरे के अंदर से आती आवाजों की वजह से वो खामोशी से बाहर ही रुक गए और सुनने लगे। मैं बहुत परेशान था, न जाने फसाना चची जान को क्या कहने वाली थी। ऊपर से चचा भी आ गए थे। चची जान और फसाना उनकी बाहर मौजूदगी से लाइल्म थे। चची ने कहा, देख फसाना, मैं काफी देर से इनकार की वजह समझने की कोशिश कर रही हूं, मगर मुझे बज़ाहिर कोई खास वजह नजर नहीं आ रही। इसलिए मेरी बात कान खोल कर सुन ले कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करने लगी हूं। अगर तुझे शादी जल्दी करने पर एतराज है तो कोई बात नहीं, हम अभी मंगनी कर देते हैं, शादी 2-3 साल बाद करेंगे। ये कहकर चची कमरे से बाहर जाने लगी तो फसाना ने उनका हाथ पकड़ लिया। फसाना चची के सामने उनका हाथ पकड़े खड़ी थी। बोली, अम्मा, खुदा के लिए मुझ पर यह जुल्म न करो, मैं कभी उस शादी से खुश नहीं रहूंगी। चची गुस्से में बोली, पिछले 1 घंटे से यही तो पूछ रही हूं कि खुश ना रहने की क्या वजह है। फसाना बोली, अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मैं नेमत के साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं उससे पसंद करती हूँ। चची ने कहा, ये तू क्या कह रही है फसाना, क्या नेमत भी? फसाना ने कहा, नहीं अम्मा, नेमत को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। चची ने कहा, फसाना, मुझे नहीं पता कि तेरे बाबा को जब इस बात का पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। क्या मालूम कि वो नेमत को इस नए रिश्ते में कबूल करेंगे या नहीं। फसाना ने कहा, अम्मा, मेरी एक बात सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नेमत के साथ, वरना तुम शादी का मत सोचो। जहां इतनी लड़कियां शादी के बगैर बाप की दहलीज पर बैठी रह जाती हैं, मैं भी अपनी उम्र गुजार दूंगी। चची ने कहा, फसाना, ये तो क्या बकवास कर रही है, खबरदार जो आइंदा तूने ऐसी कोई बात की। मगर मेरी एक बात याद रखना, आखिरी फैसला तेरे बाबा ही करेंगे। ये सुनकर चचा दबे पांव घर से बाहर निकल गए। चची ने फसाना को कहा, मैं तुझे सोचने का मौका दे रही हूं, अच्छी तरह सोच ले और होश के नाखून ले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना सुनना। ये कहकर चची कमरे से बाहर चली गई। मैं करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। ये फसाना ने क्या कर दिया? कम अज कम पहले मुझसे तो पूछ लेती, एक बार मुझसे बात तो कर लेती। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं अब चची और चचा जान से कैसे नजरें मिलाऊंगा? चचा जान ने भी सारी बातें सुन ली हैं। थोड़ी देर के बाद मैं घर से निकला और खेतों की तरफ चल पड़ा। तस्बीह मेरे हाथ में थी और मैं कारी साहब की बताई हुई आयत का विर्द करता जा रहा था।
मैं उसी दरख्त के करीब पहुंचा। अचानक पीछे से आवाज आई, नेमत। मैंने मुड़कर देखा। मेरे पीछे फसाना खड़ी थी। कहने लगी, आपको कारी साहब ने यहां आने से मना किया है। मैंने बरहमी के अंदाज में कहा, फसाना, तुम हर वक्त मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देती? वो बोली, नहीं छोड़ सकती, ये मेरे बस में नहीं है। मैंने कहा, और तुमसे शादी करना मेरे बस में नहीं है। मैं यतीम हूं, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। चचा जान ने मुझे अपने सीने से लगाकर पाला है, पढ़ाया लिखाया है, और तुम चाहती हो कि मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो जाऊं और उनसे उनकी बेटी का रिश्ता मांगूं? क्या मुझे शर्म नहीं आएगी? अगर उनके दिल में हल्का सा भी ये ख्याल आ गया कि मैंने अपने मोहसिन चचा की बेटी पर नजर रखी हुई है, ये मेरे लिए डूब मरने का मुकाम होगा। मैं अब चचा का सामना कैसे करूंगा? तुम वापस घर चली जाओ, और जहां चाची जान कह रही हैं वहां शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि मैं चचा जान से तुम्हारा रिश्ता नहीं मांगूंगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। उल्टा मैं अपने चचा का मकरूज हूं। फसाना की आंखों से आंसू गिरने लगे। चंद लम्हे तो वो यूं ही आंसू बहाती रही। फिर बोली, नेमत, आपने तो पल भर में हमें अजनबी कर दिया है। मेरे बाबा ने आपके लिए जो कुछ भी किया है वो अपने सगे भतीजे के लिए किया है। ताया के दुनिया से जाने के बाद बाबा आपके लिए ये सब ना करते तो कौन करता? मैंने दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया और बोला, फिर भी मैं ऐसा नहीं सोचता जैसा तुम सोचती हो। तुम जाओ यहां से। फसाना बोली, अच्छा, आप उन बातों को छोड़ें और मेरे साथ घर चलें। मैंने कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। फसाना गुस्से में आ गई और बोली, कारी साहब ने आपको यहाँ आने से मना किया है। मैं आपको यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगी। इतने में वही अजनबी हसीना मेरे पास नमोदार हुई और मैं उसके हुस्न को देखता ही रह गया। वो गुस्से से फसाना की तरफ देख रही थी। फसाना 2 कदम पीछे हटी और हैरत से बोली, तुम कौन हो और अचानक कहाँ से आ गई हो? अजनबी हसीना ने कहा, मैं इस दरख्त की शहजादी हूं। नेमत, जब तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता तो तुम दफा क्यों नहीं हो जाती? फसाना ऊंची आवाज में बोली, नेमत, कौन है ये? मुझे सच सच बताओ, ये वही चुड़ैल है ना जिसे देखकर तुम मुस्कुराते हो, जिसके पीछे तुम पागलों की तरह भागते चले जाते हो? अजनबी हसीना तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, तो तुम्हें क्यों हसद हो रही है? नेमत मुझसे मोहब्बत करता है और मैं नेमत के साथ। तू यहां से उल्टे पांव दफा हो जा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। ये सुनते ही फसाना को इतना गुस्सा आया, वो मेरी तरफ लपकी। उसने बाजू पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और बोली, नेमत, होश करो, तुम कहाँ खो गए हो? कुछ तो बोलो, मेरे साथ घर वापस चलो। मगर मैंने एक झटके से फसाना को पीछे की तरफ धकेला और अजनबी हसीना की तरफ चल पड़ा। फसाना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, नहीं नेमत, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। होश में आओ, मेरे साथ घर चलो। इतने में फसाना की नजर अपने बाबा और कारी साहब पर पड़ी, जो हमारी तरफ ही भागते चले आ रहे थे। फसाना ने उन्हें देखा तो चिल्लाई, बाबा बाबा, जल्दी आए, नेमत को ना जाने क्या हो गया है। इतने में अजनबी हसीना गायब हो गई। चाचा जान और कारी साहब हमारे करीब पहुंचे। कारी साहब ने आते ही मुझ पर दम कर दिया। उसके बाद मैं अपने हवासों में वापस आने लगा। चचा ने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और बोले, नेमत, जब तुम्हें कारी साहब ने मना किया था कि कुछ दिन तुम यहां नहीं आओगे तो तुम यहां क्यों आए हो? कब तक फसाना तुम्हारा पहरा देती रहेगी? बताओ तुम, अब बात क्यों नहीं मान रहे हो? चचा जान गुस्से में आ गए थे। कारी साहब ने चचा के कंधे पर थपथपाया और बोले, आराम से कमाल, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। चलो नेमत, तुम मेरे साथ चलो। चचा ने फसाना से कहा, फसाना, तुम घर जाओ। कारी साहब ने चचा से कहा, कमाल भाई, आप भी घर जाएं और मेरे पास इशा की नमाज पढ़ाएं। तब तक नेमत मेरे पास ही रहेगा। चचा ने कहा, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। ये कहकर चचा घर की तरफ चल पड़े और मैं कारी साहब के साथ उनके हुजरे में आ गया। मैं हुजरे में कारी साहब के सामने ही बैठ गया। कारी साहब ने कहा, देखो नेमत, मैं उस दिन भी तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है उसका ताल्लुक हमारी दुनिया से नहीं है। वो दूसरी दुनिया की मखलूक है जिसने तुम्हारे दिल और दिमाग को अपने काबू में कर लिया है। तुम एक काले साए के पीछे भाग रहे हो। नेमत, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, खुद पर काबू करो, उसकी बातों में मत आओ। उससे लड़ने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत करना पड़ेगा, वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। तो क्या तुम उसके साथ रह सकोगे? तुम इंसान हो और वो जिनजादी है, क्या तुम जिनजादी के साथ रह सकोगे? मेरा बहुत दिल भर आया था। मेरी आंखों से चंद आंसू गिरे तो कारी साहब ने कहा,
क्या बात है नेमत, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? मर्द होकर रो रहे हो? मैंने कहा कारी साहब, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस दुनिया में अकेला हूं। इतना अकेला मैंने आज से पहले कभी खुद को महसूस नहीं किया। मेरा ज़मीर मुझे कह रहा है कि मैं उस जिनजादी के साथ चला जाऊं, मगर घर ना जाऊं। कारी साहब ने कहा, नहीं नेमत, ये गलती मत करना। ये तुम्हारा ज़मीर नहीं कह रहा, बल्कि वो तुम्हें बहका रही है। उसकी बातों में मत आओ। तुम 3 रातें मेरे पास रहो, मैं ऐसा अमल करूंगा कि उसकी परछाई तुम पर से हट जाएगी। इशा के वक्त चचा जान भी मस्जिद में आ गए। इशा की नमाज के बाद मैं और चचा जान कारी साहब के हुजरे में बैठ गए। चचा जान ने कहा, कारी साहब, इस मसले का हल क्या है? कारी साहब ने कहा, कमाल भाई, इस मसले को हल करने के लिए आपको बुलाया है। 3 दिन हमने रात 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे की पढ़ाई करनी है। तीसरे दिन मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि वो जिनजादी हमारे सामने हाजिर हो जाएगी। उसके बाद मैं उसे पाबंद करूंगा कि या वो नेमत का पीछा छोड़ दे या मैं उसे कैद कर लूंगा। चचा बोले, कारी साहब, क्या आपको यकीन है कि आप ये कर लेंगे? कारी साहब ने कहा, फिक्र न करो कमाल, अगर मुझे यकीन ना होता तो मैं तुम्हें किसी और के पास भेज देता। उसके बाद कारी साहब मुझसे मुखातिब हुए और बोले, नेमत, तुमने ख़ास तौर पर पढ़ाई रोकनी नहीं है। ये समझ लो कि ये तुम्हारे मजबूत आसाब का इम्तहान है। मैंने कहा, कारी साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हमने रात को 12 बजे पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन 2 बजे के बाद कारी साहब ने चचा जान को घर जाने नहीं दिया। कारी साहब ने यही कहा, मुनासिब है कि सुबह घर जाएं। चचा जान हुजरे में ही रुक गए। अगली रात फिर हमने 2 घंटे पढ़ाई की। तीसरे दिन कारी साहब ने चौक से एक गोल दायरा बनाया और ख़ास तौर पर ताकीद की कि जितना भी किसी को डर लगे, इस दायरे से बाहर कोई नहीं निकलेगा। उसके बाद कारी साहब ने एक गिलास पानी पर कुछ पढ़कर हुजरे की दीवारों पर छिड़का। हुजरे में अगरबत्ती जलाई, चंद मोमबत्तियां जलाकर कमरे में जगह जगह रख दी और लाइट बंद कर दी। हम सब दायरे के अंदर पढ़ाई करने बैठ गए। कारी साहब के सामने एक गिलास में पानी और एक शीशे की बोतल रखी हुई थी। कारी साहब ने कहा, अब हम पढ़ाई शुरू करने लगे हैं। मैं आप दोनों को ताकीद करता हूं कि इस दायरे से किसी ने बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक रात के 12 बजे हमने कारी साहब को बताया हुआ अमल शुरू कर दिया। 1 घंटा गुजर गया, आधा घंटा मजीद गुजर गया, मगर सब कुछ नॉर्मल था। थोड़ी देर बाद अचानक कमरे की मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। कमरे में अजीब खौफ महसूस हो रहा था और अब ऐसा लग रहा था कि हमारे अलावा कमरे में कोई और भी मौजूद है। मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी खिड़की पर पड़ी। पूरे 2 बज चुके थे। जैसे ही 2 बजे कमरे में मौजूद हर चीज़ हिलने लगी, जैसे जलजला आ गया हो। हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके थे। अब सिर्फ कारी साहब ही तस्बीह पर कुछ पढ़ रहे थे। अचानक कमरे में वही अजनबी हसीना नमूदार हुई। उसने फसाना के गले को पकड़ रखा था और फसाना खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही थी। ये देखते ही चचा जान से रहा न गया। वो चिल्लाए, फसाना मेरी बेटी। चचा दायरे से बाहर जाने ही लगे थे कि कारी साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, रुक जाओ, ये सब सच नहीं है। जिनजादी ने मुझे पुकारा, नेमत मेरे पास आ जाओ तो मैं उसे छोड़ दूंगी। कारी साहब गुस्से से बोले, अल्लाह की नाफरमान जिनजादी, तू इंसानों को तंग करती है। वो मुस्कुराई और बोली, मोहब्बत में कुछ भी हो सकता है। कारी साहब ने कहा, नहीं, यह मोहब्बत नहीं है, तुझे अपनी ताकत पर गुरूर है। वो बोली, अगर मेरे पास ताकत है तो गुरूर क्यों ना हो, मैं नेमत को यहां से लेकर ही जाऊंगी। कारी साहब ने झुककर शीशे की बोतल को दायरे के दरमियान में रखा और पानी से भरा गिलास उठा लिया। मगर उसी लम्हे न जाने मुझे क्या हुआ, मैं किसी चाबी के खिलौने की मानिंद जिनजादी की तरफ चल पड़ा और दायरे से बाहर निकल आया। ये देखते ही जिनजादी ने फसाना को खिलौने की मानिंद दीवार से दे मारा। कारी साहब ने मुझे पुकारा, नेमत रुक जाओ, मगर मैं अपने हवासों ही में कहाँ था। जिनजादी ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने अपना हाथ जिनजादी की तरफ बढ़ाया ही था कि कारी साहब ने गिलास में भरा पानी जिनजादी के ऊपर फेंक दिया। जिनजादी के जिस्म को आग लग गई और वो चीखने चिल्लाने लगी। इसी स्नाह में मुझ पर उसका जो सहर था वो टूट गया। हमें जो फसाना नजर आ रही थी वो भी अब यहाँ नहीं थी। चचा ने कारी साहब से कहा, कारी साहब मेरी बेटी कहाँ है? वो बोले, फिक्र न करो कमाल, वो घर पर खैरियत से है। जिनजादी का जिस्म मुसलसल जल रहा था। आखिर उसका जिस्म धुआं बनने लगा। कारी साहब ने कुछ पढ़कर उसकी तरफ फूंका तो वो धुआं
आकर शीशे की बोतल में जमा होने लगा। कारी साहब ने धुएं की शक्ल में जिनजादी को बोतल में कैद कर लिया और यूं उस जिनजादी का किस्सा तमाम हो गया। चंद दिन बाद जिंदगी मामूल पर आ चुकी थी। सब अपने कमरे में सोए हुए थे। रात के 10 बज चुके थे। मैं चचा के कमरे में गया। चचा और चची किसी अहम मसले पर गौर व फिक्र कर रहे थे। मैंने चचा से कुछ कहने की इजाज़त चाही और बोला, चचा जान, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपसे मुझे आखिरी फेवर चाहिए। चचा ने कहा, कैसी फेवर? मैंने कहा कि मैं शहर जाना चाहता हूँ, कॉलेज में पढ़ूंगा, पार्ट टाइम कोई काम कर लूंगा। मैं आप पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहता, मुझे शर्म आती है। चचा ने कहा, अगर मैं कहूँ कि पहले फसाना और तुम्हारी शादी हो जाए फिर तुम शहर चले जाओ तो कैसा रहेगा? मैंने चौंक कर चचा की तरफ देखा। चचा मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी चची को फसाना ने सब कुछ बता दिया है। मुझे अपने भतीजे पर फख्र है कि मेरा भतीजा मेरी इतनी इज्जत करता है। मेरी बेटी के लिए तुमसे बेहतर कोई जोड़ हो ही नहीं सकता। फसाना कमरे के दरवाजे के साथ कान लगाए ये सब सुन रही थी। मैं बस मुस्कुराकर खामोश हो गया। अब क्या कहता। मैं कमरे से बाहर निकला। मुझे देखते ही फसाना अपने कमरे में भाग गई। उसकी मोहब्बत जीत गई थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।